अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़राज़ अहमद और हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट ऑफ द करंट टाइम्स जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फेडरल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि फेडरलिज़म क्या है। फेडरलिज़म को बच्चों समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है एक्टिव माइंड के साथ मेरे सेंटेंसेस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तो आप कभी भी सीएसएस या पीएमएस के अंदर उस मैच्योरिटी के साथ नहीं लिख सकेंगे जिस मैच्योरिटी के साथ आपका लिखना एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो हम जब बात करते हैं नेशन स्टेट की, हमारे पास दो टाइम्स थे। एक हमारे पास पुराना टाइम था, एक हमारे पास है अब वाला वक्त जो नया मॉडर्न स्टेट सिस्टम है। पुराने दौरों के अंदर जो है वो मोनार्की होती थी, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिविजुअल लिबर्टीज़ थी वो कंप्रोमाइज़ होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, हमने कॉलोनियलिज्म को ख़त्म किया और कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करने के बाद हमने किया जनाबे वाला नेशन स्टेट सिस्टम का आगाज़। अब जब नेशन स्टेट सिस्टम का हमने आगाज़ किया तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने नेशंस बनाने की बेस के ऊपर है। कौम का हमने नाम तो ले दिया, लेकिन कौम किस बेस से बनेगी। तो यहाँ पर ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं फेडरलिज़म, मतलब कि एक फेडरेशन बनेगी। फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन होती है बच्चों के जहाँ पर आपकी छोटी छोटी आज़ाद रियासतें अपने आप को कंबाइन करें, कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स गिव ऑफ करें और एक ख़ास इलाके की गवर्नमेंट को अपने ऊपर नाफिज करें और कहें कि आज से हम एक फेडरेशन हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल अल्फाज के अंदर बताया है। थिंग्स आर नॉट लाइक दिस, थिंग्स आर अ बिट मैच्योर। लेकिन मसला क्या है कि स्टार्ट हुई चीज़ें अमेरिका से। अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ थी, जो कि किसकी कॉलोनीज़ थी? ब्रिटेन की। ये बात है आपकी 18th सेंचुरी की। इन 13 कॉलोनीज़ ने क्या किया, एक वक्त आया कि जब ये यूके के साथ उसकी कॉलोनी नहीं रहना चाहते, तो इन 13 की 13 कॉलोनीज़ ने कहा कि हम आज़ाद हैं, हम अब आपके साथ नहीं रहना चाहते। और इन 13 कॉलोनीज़ ने आपको अलहदा होकर कहा कि हम आज़ाद रियासतें हैं। और आज़ाद होने के बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ मुआहदे किए स्पेसिफ़िकली कि ये जो हमारी आज़ादी है एक एज अ स्टेट ये मेंटेन रहेगी, बस सेंटर के अंदर हम गवर्नमेंट रखेंगे जिसका काम होगा वो जो हम उसको बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको बताएगा। ठीक है। तो यहाँ से ही हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, जिसको हम कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। कि क्या हुआ, कुछ छोटे छोटी आपकी आज़ाद रियासतें, नेशंस, कॉलोनीज़, आप वट एवर यू वांट टू से इट, प्रोविंसेस भी हो सकते हैं, हम उनको प्रोविंसेस भी कह सकते हैं। वो जब एक साथ मिलकर बैठें और कहें कि हम अपने सूबे का निज़ाम खुद संभाल लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है या हम नहीं इतना हेडेक लेना चाहते कि हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी अपने कुछ मामलात को टेक केयर करें, तो वो इस हेडेक से बचने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते हैं। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि ये एक फेडरेशन है। कि एक फेडरल जो है, एक फेडरल, एक सूबाई दारुल हुकूमत या आपका नेशनल कैपिटल जो है, वो सारे मामला वहाँ पे एक गवर्नमेंट बैठती है और वो नीचे जितने भी सूबे होते हैं उन सब की गवर्नमेंट को टेक केयर कर रही होती है, मतलब उनके मामलात को मेंटेन कर रही होती है। तो हम कहते हैं ये एक फेडरेशन है कि जहाँ पर कैपिटल के अंदर एक फेडरल के अंदर बैठकर एक गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आपके मुल्क का निज़ाम चला रही हो, लॉ मेकिंग कर रही हो, तो हम कहते हैं कि ये एक फेडरेशन है। लेकिन यहाँ पे जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, वो आज़ाद होती हैं टू द मैक्सिमम। उनके पास मैक्सिमम राइट्स होते हैं कि वो जो चाहें अपने आप के अपने अंदरूनी मामलात में कर सकें। तो आई होप दिस इज़ एन एलेबोरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ अ फेडरेशन। तो फेडरेशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो अ फेडरल स्टेट इज़ द वन इन विच द सुप्रीम पावर इज़ इन द स्टेट। जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन किसके मुताबिक होगी? वो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड किसके मुताबिक होगी? एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी, बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट। आपके फेडरल गवर्नमेंट और आपके फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनके दरमियान पावर डिवाइड होगी, मेकिंग ईच गवर्नमेंट, जो कि हर गवर्नमेंट होगी, चाहे फेडरल की हो चाहे सूबे की हो, सुप्रीम विद इन इट्स ओन स्फीयर ऑफ पावर, के उसको सुप्रीम बना रही है अपने ही दायरा कार के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, सरहद बलूचिस्तान है। 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम के बाद जो है क्या हुआ कि हमें वो राइट्स मिल गए, सूबाई खुद मुख्तियारी मिल गई। सूबाई खुद मुख्तियारी क्या मिली कि हमारी बहुत सी चीज़ें
हमारे सूबों को जो है ट्रांसफ़र कर देगी कि एजुकेशन है तो सूबा खुद देखेगा कि उसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हेल्थ है तो हेल्थ का ज़िम्मेदार खुद सूबा है, क्लाइमेट चेंज है या आपका छोटे छोटे जितने भी मामला हैं, सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपके जो आपकी कंट्रोल ऑफ मनी है, ये भी किसी हद तक आपके सूबे के पास है। फेडरल के पास सिर्फ 3 पावर्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आपके फॉरेन रिलेशंस बनाने की पावर, नंबर 2 आपके फ़ौज बनाने की पावर, मतलब कि डिफेंस की जो ज़िम्मेदारी है वो फेडरल की है, और तीसरी आपके फिस्कल बजट बनाने की ताकत। ये 3 ताकतें जो हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे सेंटर के पास हैं, बाकी सारी पावर्स हमारे सूबों के पास हैं। तो हमारे सूबाए खुद मुख्तियारी है, सूबे अपने फ़ैसले लेने में खुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं। तो इसको हम कहते हैं एक फेडरल जो है फेडरेशन जो है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है कि जहाँ पर एक फेडरल है और उसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, एंड दे आर लिविंग विद ईच अदर पीसफुली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब हम बात करते हैं कि जनाबे वाला कि एक डुअल गवर्नमेंट होती है हमारी फेडरेशन के अंदर। हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि क्या इसकी खसूसियात होती हैं। तो एक फेडरेशन के अंदर क्या होती है, एक डुअल गवर्नमेंट होती है। डुअल गवर्नमेंट क्यों? एक सूबाई लेवल के ऊपर, एक स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट है और एक आपके फेडरल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट। तो फेडरेशन के अंदर कितनी गवर्नमेंट्स होंगी? 2 गवर्नमेंट्स होंगी। कंप्राइजेज 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। मैंने आपको बता दिया पावर आर डिवाइडेड। जो इसमें पावर्स होती हैं वो कंसनट्रेटेड नहीं होती, एक बंदे के हाथ में नहीं होती, डिवाइडेड होती है। डिवाइडेड कैसे हैं कि आपके सूबे का CM है, गवर्नर भी है, CM के नीचे उसकी पूरी कैबिनेट है, तालीम का मिनिस्टर अलहदा होगा, हेल्थ का अलहदा, ट्रांसपोर्टेशन का अलहदा, रिलीजियस अफेयर्स का अलहदा। अब ये क्या है? पावर डिवाइड, मतलब CM अकेला इन सारे मामलों के ऊपर फैसला नहीं ले सकता। हर बंदा उसने डेजिग्नेट कर दिया कि आपने क्लाइमेट चेंज को देखना है, आपने हेल्थ को देखना है, एजुकेशन को देखना है, ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, सोशल वेलफेयर को देखना है, ये सारी सामान ने मिनिस्ट्रीज बना दी। तो पावर क्या होती है एक फेडरेशन के अंदर? डिवाइड होती है। ठीक है, 2 गवर्नमेंट्स होती हैं, पहली कैरेक्टर्स। दूसरी कैरेक्टर्स क्या है? पावर डिवाइड होती हैं। फिर एनविजाज अ यूनियन रादर देन यूनिटी, कि ये यूनिटी नहीं बल्कि एक यूनियन बनाते हैं। ये अपने आप को कानून के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस तरीके से तानों बांधों में उलझा लेते हैं कि एक अगर अलहदा होगा तो नुकसान सबका होगा। ठीक है, तो इनमें हम कहते हैं यूनिटी नहीं होती, एक यूनियन होती है। ठीक है, यूनिटी नहीं है, ये एक यूनियन है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की यूनियन है कि जनाबे वाला ठीक है, हम इसलिए अलहदा नहीं हो रहे कि अगर हम अलहदा होते हैं तो इंडिया हमें निगल जाएगा, अफ़गानिस्तान हमें नुकसान पहुंचाएगा, ईरान नुकसान पहुंचाएगा, अमेरिका नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारी खुद मुख्तियारी किसमें कि हम चारों एक यूनियन में रहें। ठीक है, मैं खुश नहीं हूँ, पंजाब चाहे सिंध से खुश नहीं है, सिंध KP से खुश नहीं, डैट इज़ एन अदर मैटर, हमने उसको नहीं देखना, लेकिन हमने ये देखना कि इनकी चारों की जो ज़िंदगी है वो एक साथ रहने में बंधी हुई है, जिस दिन अलहदा होंगे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो फेडरेशन होती है वो हमें कॉन्सेप्ट देती है यूनियन का रादर देन द यूनिटी। आगे अगर मूव करें तो हम बात करते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो लूज़ देयर सोवरेनिटी। हमने जो सोवरेनिटी को पढ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़े ध्यान से, जो यूनिट्स होते हैं सोवरेनिटी उनसे छीन ली जाती है या वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो खुद कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। और वो सोवरेनिटी किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? फेडरल को। फेडरल को जो है वो सोवरेनिटी ट्रांसफ़र कर दी जाती है और फेडरल जिम्मेदार होता है उस सोवरेनिटी को मेंटेन रखने में, उसको प्रोपेगेट करने में। ठीक है, ये हो गई इसकी चौथी खुसूसियत। इट इज़ मेड नॉट ग्रोन। आपकी फेडरेशन, हम जो बात करते हैं कि हम कुछ हमारे प्रोसेसेस ऐसे हैं, सोशल प्रोसेसेस जो कि ग्रो करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन कुछ हमारे सोशल प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि बनाए जाते हैं। अब ग्रो करने वाला सोशल प्रोसेस कौन सा? डेमोक्रेसी है। आप आज नाफिज कर दो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की नहीं हो सकती। एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, पता लगेगा चीज़ें होती क्या हैं, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझे दिए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इट्स ग्रोज। लेकिन हम जो चीज़ कहते हैं कि लाई जाएगी डेमोक्रेसी, कभी लाई नहीं जा सकती, ये ग्रो करेगी, खुद ब खुद ग्रो करेगी। तो इसी तरीके से हम बात करें फेडरेशन, ये ग्रो नहीं करेगी, ये आपको लानी पड़ेगी, आपको नाफिज करनी पड़ेगी कि जी आप 5 सूबे हैं, हम 5 सूबे आपस मिलकर एक फेडरेशन बना रहे हैं, 4 जो है 5 जो है वो नीचे अपनी सूबाई खुद मुख्तियारी के ऊपर काम करेंगे, फेडरल जो है वो काम करेगा जो हम उसके ज़िम्मे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। समझ आ रही है कि जी फेडरेशन हैगी वो ग्रो कर दी, ग्रो नहीं होंगी, मेड होंगी है। हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फेडरेशन स्टेट के अंदर, एक फेडरेटिंग स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। उसमें बताया गया होता है कि कौन से जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, कैसे उन्होंने काम करना है एक दूसरे के साथ, ये सब बातें उनको बताई जाती हैं।
उसके बाद है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हैं आपकी फेडरेशन, और नए लॉ भी बना सकती है फेडरेशन, तो ये सारे उसके इख्तियार होती है। और एक परमानेंट यूनियन होते हैं, मतलब इतनी आसानी से किसी भी फेडरेशन को तोड़ना, उसको डिसइंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने सारी देख ली कि जनाबे वाला आपकी फेडरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी एक फ़ेडरेशन बनाई कैसे जा सकती है, कि हम कैसे एक फ़ेडरेशन को बना सकते हैं। सबसे पहले जो एक खसूसियत है फ़ेडरेशन बनाने के लिए वो है जोग्राफ़िकल कॉन्टिग्यूटी, मतलब आपकी जितनी भी स्टेट्स हों वो जोग्राफिकली एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तान जो है वो बैठा यूएई के साथ एक मुल्क नहीं बना सकता, तो बॉर्डर ही नहीं मिलते हमारे। वैसे सर वो हमारा बांग्लादेश के साथ हुआ, बांग्लादेश का मसला क्यों हुआ? क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते गए और अल्टीमेटली ढाका फॉल्स। तो पहला जो है जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी होनी चाहिए आपके साथ। दूसरी है डिज़ायर फॉर यूनियन, आपके लोगों के अंदर ये डिज़ायर भी होनी चाहिए कि हमने साथ मिलजुल के रहना है। आप किसी एक स्पेसिफिक एथनिसिटी का, एक स्पेसिफिक रीजन का नारा ना लगाओ, बल्कि आप जब भी नारा लगाओ तो आप एक मुल्क का नारा लगाओ, ताकि आपके अंदर स्पिरिट लगे कि नेशनलिज्म प्रमोटेड है आपके अंदर और आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि आप आज़ादी के भी फैसले में, अगर आप एक कौमी ग़ुलामाना सोच रखने वाली हो या आप चाहती नहीं हो कि हम कभी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, तो उन कौमों के लिए कभी फेडरेशन है भी नहीं। फेडरेशन उनके लिए जो चाहती हैं कि हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, आज़ाद ख्याल रखें और हमें हर डोमेन के अंदर आज़ादियों के हम जो चाहें कर सकें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी ऑफ कल्चर एंड अदर इंटरेस्ट, कि एक फेडरेशन की जो खूबसूरती है वो है उसकी मल्टी कल्चरलिज़म, कि मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग जो हैं उसके अंदर रहते हों और हर बंदा दूसरे, यानी हर कल्चर दूसरे कल्चर, एक सकाफ़त दूसरी सकाफ़त को सेलिब्रेट करता हो, ठीक है। ना सिर्फ उसको इजाज़त दी हो मनाने की, बल्कि उसको सेलिब्रेट करता हो कि यार दिस सकाफ़त, दिस कल्चर इज़ आल्सो कल्चर ऑफ माई कंट्री, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इक्वलिटी अमंग कंपोनेंट स्टेट्स। आपकी जितनी भी स्टेट्स आपकी हैं जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं आपके, सिंध, सरहद, KPK, बलूचिस्तान, इन सब के अंदर बराबरी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी, मॉरली भी, एथिकली भी, स्पिरिचुअली भी, जो भी डोमेन ले लें हर डोमेन के हिसाब से इनके अंदर जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। और आखिरी हमारी जो ज़रूरत है वो है पॉलिटिकल एबिलिटी एंड लीगलिज़म, के लोगों के अंदर पॉलिटिकल खसूसियात भी हो, उन्हें पता हो कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो उनकी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो उनकी, ये सब सारी बातें जब उनको पता होंगी तो ऑटोमेटिकली एक फेडरेशन जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगी, ठीक है। तो 7 खसूसियात हैं एक फेडरेशन को बनाने के लिए: जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, डिज़ायर फॉर यूनियन, डिज़ायर फॉर लोकल इंडिपेंडेंस, कॉमन जो है वो कम्युनिटी एंड कल्चर एंड अदर इंटरेस्ट, इक्वलिटी अमंग कंपोनेंट यूनिट एंड पॉलिटिकल एबिलिटी एंड लीगलिज्म। इसमें 7वां जो रह गया वो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, 6 हुए थे। आखिरी जो है वो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं कि आप लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट ओवरलैप ना करते हों, एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हो, सेम पेज पर हों। मतलब कि अगर कोई ये चाह रहा है कि मैंने कैसीनो बनाना है, तो मुल्क के अंदर यूँ कोई ना चाहे कि कैसीनो बनाना है, क्योंकि आपका मुल्क एक इस्लामी रियासत है। तो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, कारोबार किया जाए, जो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किया जाए, तो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के साथ इनोवेटिवली अटैच हों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी क्या जो हैं वो फीचर्स हैं मेजर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरेशन की होती हैं। तो सबसे पहले एक फेडरेशन के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ का सुप्रीम होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की खसूसियात हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई फॉर्म में होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर तरमीम लाना कोई इतना जो है आसान नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो भी उसका सख्त होना चाहिए कि ताकि तरमीम लाना भी उस फेडरेशन के असूल और ज़वाबित के अंदर आसान ना हो। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के। डिस्ट्रीब्यूशन पावर के अंदर हम बात करते हैं कि आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन को उनको फॉलो करना चाहिए, कि आपकी जो हैं वो कौन सी ऐसी लिस्टें हैं जिसके तहत आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम से पहले 3 थी, एक कॉन्करेंट लिस्ट थी, एक आपकी प्रोविंस लिस्ट थी, एक आपकी फेडरल लिस्ट थी। लेकिन अब 18वीं तरमीम के बाद हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ख़त्म कर दी। एक फेडरल लिस्ट है जो फेडरल के मामला है सारे फेडरल संभालेगा, दूसरा हमारे प्रोविंस के मामला है जो प्रोविंस संभालेगा, और तीसरी हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो दोनों मिलकर संभालना चाहते हैं तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म से उसको प्रोपेगेट किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी 18th अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक आपकी जो फेडरेशन होती है उसकी खसूसियत है कि वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी हो, जुडिशरी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना,
और जैसे हमारा दीन भी हमें कहता है, हज़रत अली का कौल है कि अगर आपने किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो तो देख लो कि वहाँ का निज़ाम अदल कैसा है। अगर वो अदल का निज़ाम बिल्कुल लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है तो वो मुल्क तरक्की करेगा, अगर अदरवाइज़ इट विल डिफ़ॉल्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशरी की पावर्स एंश्राइंड हैं वो उसी के मुताबिक एक मुल्क को चलाना चाहिए, और जब चलेगा तो हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए, कि लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस होने चाहिए, अपर हाउस लोअर हाउस, वो सारा हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर लेजिस्लेशन के अंदर डीपली पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्या है, एक मेजर फीचर्स हैं आपकी फेडरेशन की। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, अमेंडमेंट की सारा प्रोसीजर हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बाद आपकी जुडिशरी सुप्रीम और बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो। ये सारा बात करने के बाद तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं एक फ़ेडरेशन के अंदर। क्या आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास एक फ़ेडरेशन के अंदर या हमारे गुजरे हुए वक्त के अंदर भी जो फ़ेडरेशन नुकसानात या जो उसकी प्रॉब्लम्स देखें वो यही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी जो फेडरेशन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है उसका रूल, उसका कहना, उसका समझना जो है वो ओवरलैप करता जाता है। लोग जो है वो अपनी मोनोपोली जो है, अपनी जो इम्पोजिशन है राइट्स की, वो इम्पोज करते हैं दूसरों के राइट्स के ऊपर और वायलेट करते हैं कुछ लोगों के राइट्स को। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द फेडरेशन के यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। फिर हमारे पास कई ऐसी फेडरेशन नहीं जहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो। हर फेडरेशन में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि या तो सूबों को ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं या फेडरल को ज़्यादा पावर दी हुई है, और चाहे जिसको भी आप ज़्यादा पावर दो वो हमेशा आपके सोशल वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस रखना है पावर की डिस्ट्रीब्यूशन का एक फेडरेशन में। फिर आपके जो सेंटर और प्रोविंस के रिलेशंस होते हैं उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो सेंटर है वो प्रोविंस के साथ, जो आप प्रोविंस के साथ एट कन्फ्लिक्ट ना जाए, कोई आपसी मसले मसाइल ना हो, सब एक दूसरे को समझते हों, बातचीत करते हो। ये सारी बातें हम बात करते हैं कि आपके फेडरेशन में होनी चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन होने चाहिए आपके सेंटर का आपके प्रोविंस के साथ, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ अमेंडमेंट, कि आपके अमेंडमेंट का जो तरीका है वो भी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि मुंह उठाकर कोई भी आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकता। एक प्रॉपर तरीका जो है वो मौजूद है आइन में तरमीम लाने का, जिसके जो है वो बेहतर है आपके हर सोसाइटी के सेक्शन के लिए। और सिजीशन की हम बात करते हैं कि किसी को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो उस फेडरेशन से अलहदा हो जाए। किसी को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो रीट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करे। तो ये मेजर बातें हैं जो हम फेडरेशन के अंदर करते हैं, फेडरलिज्म के अंदर करते हैं। और फिर इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसानात ये हैं कि जनाब वाला यहाँ पे पीसफुलनेस जो है वो हमने देखे कि जहाँ पर फेडरेशन अच्छी तरीके से काम कर रही हो तो वहाँ पे पीस एंड हारमोनी जो है वो प्रोपेगेट होती है। एक्सपेरिमेंटेशन जो है आप कर सकते हो, डिफरेंट लॉ पास किए, लॉ ने काम नहीं किया तो उस लॉ को ख़त्म करके नया लॉ ले आते हो आप फेडरेशन के अंदर। उसके बाद आप न्यू स्टेट्स बना सकते हो बड़े ही पीसफुल अंदाज के अंदर। उसके बाद लोगों की जो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो। फिर आप इंटरनेशनल वॉर्स को कम कर सकते हो। ये सारे कुछ मेजर हमारे फ़ायदे हैं आपके फेडरलिज्म के। कुछ नुकसानात भी हैं इसके, वो क्या है कि सोर्स ऑफ वीकनेस फॉर द स्टेट, बाज़ औक़ात स्टेट्स की जो पावर्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद प्रिवेंट्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड पॉलिसी फॉर द होल स्टेट, आपकी पूरे स्टेट के लिए जो है ना वो पावर्स नहीं होती, जो है इक्वली नहीं होती। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो हमारे पास परफेक्ट नहीं हो सकती, एक्सपेंसिव होती है ये, अनइकोनॉमिक होती है ये, और हमेशा हमें ख़तरा लगा रहता है कि कोई ना कोई सुबह हमें छोड़ जाएगा। तो दिस इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट आई वांट टू प्रोपेगेट अमंग यू गाइस कि फेडरेशन होती क्या है। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ वीक फेडरेशन। मतलब फेडरेशन तो है, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और राइट्स तो सारे फेडरेशन वाले हैं, लेकिन हमारे में मसला क्या है कि वो जो चीज़ें हमने मैक्सिमम तक लेकर जानी थी वो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तक ही खड़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा जो फेडरेशन है, हमारी जो पाकिस्तान एक फेडरेशन है वो एक कंप्रोमाइज़ या एक वीक फेडरेशन है, और इसको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको सारी बातें बता दी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करें, आपके जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, ये सारे काम करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो फेडरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो आज के लिए इजाज़त, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने फेडरेशन को पढ़ा है, कल हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे यूनिटी को, और उसके बाद कॉन्फेडरेशन को पढ़ेंगे। फिर हम प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, ये 5 हमारे सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनको तसल्ली से देखेंगे, क्या इनके पॉइंट्स हैं, क्या किस तरीके से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ताकि एक अच्छा अंदाज़ा हो सके। और इस सेक्शन में से लाजमी सवाल आता है PMS के अंदर भी और CSS के अंदर भी, तो हम इसको बड़ी ही डिटेल के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ फराज अहमद,
फ्रॉम NS Competitive Hub, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।